हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अफजल लोजी में। आज मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि प्रस्तावना क्या होती है उसके बारे में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, प्रस्तावना को हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रस्ताव और उद्देशिका दोनों एक वर्ड हैं, कभी कंफ्यूज मत होना कि प्रस्तावना अलग होता है, उद्देशिका अलग होता है। ठीक है, सबसे बात करता हूँ कि प्रस्तावना क्या होती है। देखो, प्रस्तावना मतलब ये है कि सपोज करो मेरे मन में कुछ चल रहा है, आपके मन में कुछ चल रहा, आप चाहते हो कि कुछ चीज़ नई चीज़ जोड़ी जाए, कुछ नया करने की हम कोशिश करते हो। तुम क्या करते हैं, किसी के सामने ऑफर रखते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, तो प्रस्तावना को हम एक ऑफर के रूप में देखते हैं। ठीक है, अब उद्देशिका, यही वर्ड इसका है, उद्देशिका। उद्देश्य का मतलब ये होता है कि संविधान के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे क्या क्या उद्देश्य होंगे संविधान के अंदर, तो वो उद्देशिका हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये प्रस्तावना स्टार्टिंग में जोड़ा कैसा गया। स्टार्टिंग की बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 की बात है ये, जब नेहरू जी ने प्रस्तावना संविधान सभा के अंदर पेश की थी। ठीक है, कि भाई हमारे संविधान की प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसको स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम आपकी प्रस्तावना को हमारे संविधान के अंदर जोड़ लेते हैं। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बात हुई कि प्रस्तावना कैसे जोड़ी गई, कौन इसका प्रस्ताव लाया था, हमारे नेहरू जी लाए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। एक मिनट दोस्तों, तो हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने ना इसको तो डिवाइड कर दिया हूँ। डिवाइड कैसे कर दिया हूँ आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ में आ जाएगा अच्छे से। प्रस्तावना, ठीक है, इसके मैंने 3 पार्ट डिवाइड किया हूँ। ठीक है, उससे पहले ये करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि 26 जनवरी 1950, मैं हमेशा जब भी संविधान के बारे में पढ़ाता हूँ तो 26 जनवरी 1950 के बाद हमेशा करता हूँ, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान देश भर में लागू किया गया था। आपको बता दूं मैं कि भारत संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट कब होती है और एंड उन शब्दों से होती है। सबसे पहले होती है स्टार्ट, हम भारत के लोग, है ना, डेट डेट करके, और लास्ट में क्या होती है कि संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। देखो, अब अंगीकृत का मतलब होता है लागू किया गया। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। स्टार्टिंग से होती है हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और न्याय, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता का सिद्धांत, ये सब हम हमारे संविधान की प्रस्तावना में पढ़ते हैं। और लास्ट में क्या मिलता है कि संविधान को इसको अंगीकृत कर दिया गया है। ठीक है, अब हम प्रस्तावना के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कि प्रस्तावना के अंदर क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के अंदर संविधान के स्रोत। संविधान स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। भाई यही तो होंगे, हम भारत के लोग या भारत की जनता। हम भारत के लोग, ये भारत की जनता। आपको तो पता ही है हमारे देश के अंदर सबसे सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊंचा कौन है, संविधान है। संविधान के बाद कौन है, संविधान के बाद क्या है, भारत देश की जनता, भारत देश के लोग। तो संविधान का पहला स्रोत क्या है, हम भारत के लोग या भारत की जनता। अब बात करते हैं हम स्रोत के, अब बात करते हैं इसके स्वरूप की, मतलब ये देखने में इसके अंदर है क्या, स्वरूप होता है। ठीक है, तो स्वरूप में क्या पढ़ने वाले हैं हम, स्वरूप में हम पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भारत
सन 26 जनवरी 1950 के बाद भारत अब एक ऐसा देश है कि जो अब खुद पर डिपेंड है, अब वो किसी पर डिपेंड नहीं है। जैसे कि भारत अब आंतरिक निर्णय या बाहरी निर्णय लेने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। मतलब जैसे कि बाहरी मतलब विदेशी फैसले ले सकता है वो, और आंतरिक तो उसके अपने खुद के फैसले रहेंगे। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न हमारा देश बनने जा रहा है अब इस तारीख को। ठीक है, पहला चीज। दूसरा क्या है? दूसरा है समाजवादी। दूसरा क्या है? समाजवाद। देखो समाजवाद अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो हम थोड़ा सा जाएंगे थोड़ा पीछे हिस्ट्री में। यूरोप में समाजवाद लाया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। उसमें क्या गया था? उसमें कहा गया था कि जो अमीर गरीब का जो वहाँ पे संघर्ष चल रहा था, वहाँ पर अमीरों को तो समाजवाद का मतलब होता समानता, यानी समाज में सबको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन यूरोप में क्या था? यूरोप में मजदूरों को जो अधिकार दिए गए थे वो एक संघर्ष के रूप में दिए गए थे, यानी उनको जो अधिकार मिलने थे वो एक संघर्ष के माध्यम से मिलेंगे, यानी अगर वो संघर्ष करेंगे तो ही उन्हें अधिकार दिए जाएंगे, अदरवाइज उनको नहीं दिएंगे। तो यूरोप का समाजवाद संघर्ष से भरपूर था। लेकिन भारत का समाजवाद में किसी भी नागरिक को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उसको संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको समान समझा जाएगा। तो भारत का संविधान समाजवाद है। भारतीय देश एक समाजवाद देश है जो कि नेहरू जी के विचार से प्रेरित है। गांधीवादी समाजवाद है हमारा देश का संविधान। ठीक है, तो समाजवाद के लिए हो गया। उसके बाद हमारा आता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा। भारत देश का कोई धर्म नहीं होगा। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होगा, उसकी मर्जी है, वो धर्म को फॉलो कर सकता है। तो पंथ निरपेक्ष मतलब यह है कि किसी भी धर्म को भारत देश फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा क्या है? सॉरी, दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष हो गया। उसके बाद चौथा पॉइंट हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब क्या है? लोकतंत्र मतलब होता है जहाँ पर लोगों का शासन होता है, यानी लोगों द्वारा शासन होता है। यहाँ पर जहाँ पर जनता वोट डालती है, जहाँ पर जनता को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है, उसे बोलते हैं लोकतंत्र। जहाँ पर जनता का शासन होता हो। ठीक है, ये हो गया हमारा लोकतंत्र। और हमारा पांचवा पॉइंट है गणतंत्र। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू कर दिया गया। तो हमने क्या बोलते हैं? 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आपको तो पता ही होगा, सबको पता है, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को पता है, हर साल ये मनाया जाता है। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? अब आपको याद दूँ, जिस तारीख से 26 जनवरी 1950 के बाद से, जब हमारा देश का संविधान लागू होने के बाद से ये गणतंत्र बना दिया गया। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जितने भी आने वाले टाइम पर जितने भी पद हैं, जितने भी सरकारी पद है, उन पदों पर कोई भी व्यक्ति वंशागुणत नहीं होगा, यानी वंश पीढ़ी दर पीढ़ी को खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया। खत्म का मतलब ये हो गया कि कोई भी आने वाले समय में कोई भी वंश के आधार पर चुना नहीं जाएगा। जैसे कि सपोज करो, अगर मैं हूँ, अगर मैं एक राष्ट्रपति पद पर बैठा हूँ और मेरा बेटा है, अगर मेरी बाई चांस मेरी डेथ होती है तो उसको वो पद दे दिया जाएगा। पहला ऐसा होता था, लेकिन हमारा देश गणतंत्र है, गणतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। गणतंत्र में क्या होता है? गणतंत्र में चुनाव वोट होते हैं, वोट के माध्यम से प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो हमारा देश क्या है? गणतंत्र राज्य है हमारा, गणराज्य है हमारा देश है, जिसमें वंशागुणत को खत्म कर दिया गया है और वोट के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुना जाता है। ठीक है, ये हमारे 5 पॉइंट क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य। यही प्रस्ताव में लाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य हम पढ़ने वाले न्याय। न्याय न्याय मतलब हमें जो न्याय का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को न्याय मिलने का समान अधिकार प्राप्त है। यानी अगर उसके अधिकारों को हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी कर दिए जाते हैं, जो कि अब मैंने आपको मौलिक अधिकार वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, न्याय किसी इंसान को कैसे मिलेगा? न्याय इंसान को 3 तरह से मिलेगा। एक मिलेगा आर्थिक तौर पर, दूसरा मिलेगा सामाजिक न्याय, तीसरा राजनीतिक न्याय। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर बनता है यूपीएससी का कि भाई इनमें से कौन सा न्याय, इनमें से कौन सा न्याय हमारे देश के नागरिक को प्राप्त नहीं है? वो है धार्मिक न्याय। क्या नाम है? धार्मिक न्याय नहीं प्राप्त है।
उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में क्या उद्देश्य है, स्वतंत्रता, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। स्वतंत्रता, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बोलने का, घूमने फिरने का आज़ादी है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। ये हम स्वतंत्रता के बारे में इसमें पढ़ेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है समानता, समता या समानता की बोल लो। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान समझा है, चाहे वो कानून के समक्ष समानता हो, चाहे उसे अवसर की समानता हो, चाहे वो धर्म जाति लिंग के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी धर्म से बिलोंग करता हो। ठीक है, ये हमने पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चौथा, चौथा क्या है, राष्ट्र की एकता। राष्ट्र की एकता, अखंडता। अखंडता मतलब होता है बंटवारा ना होना, एकता मतलब होता है मेल मिलाप। देखो मैं आपको बता दूं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर तो आपको पता ही है क्या हुआ था, देश के दो टुकड़े कर दिए गए, एक भारत और पाकिस्तान के रूप में बना दिया गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ उस टाइम पर, क्या था, जब हिंदू मुस्लिम चल रहा था, लड़ाई जगह जगह लड़ाई हो रही थी, एक दूसरे को मारा जा रहा था। ठीक है, तो उस टाइम पर देश के अंदर एकता की स्थापना करना बहुत बड़ी बात थी, है ना। राष्ट्र के अंदर एकता की स्थापना करना, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हमारे भाई मुसलमान वो यहीं रह गए और कुछ हिंदू वापस लौट के पाकिस्तान से यहाँ पे आ गए, तो उनमें मेल मिलाप यानी आपसी मेल मिलाप रखना कितनी बड़ी चुनौती थी, वो राष्ट्रीय एकता को दिखाती है। यानी देश भर के अंदर किस तरह से हम किस तरह से एकता बनाए रखें, वो हमारे प्रस्तावना में जोड़ा गया कि देश के अंदर एकता बनाना रखना बहुत जरूरी है और अखंडता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अखंडता मतलब देश का बंटवारा अब आगे जाके कभी नहीं होगा, इसको बना के रखना है। ठीक है, ये पढ़ लिया। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है बंधुता। बंधुता मतलब होता है भाईचारा, यानी देश भर के अंदर जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके आपस में क्या हो, भाईचारा रहे, आपसी मेल मिलाप रहे। ठीक है, तो ये हमने उद्देश्य पढ़े, ये हमने स्वरूप पढ़े और हमने संविधान के स्रोत पढ़े। आपको मैंने बताया ना कि संविधान के बाद जो सबसे सर्वोच्च है वो हमारी देश की जनता है। वो जनता ही देश पर शासन करती है, वही अपने चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है। अगर उसे लगता है कि उसका प्रतिनिधि उनके अकॉर्डिंग विकास नहीं कर रहा है तो वो उसको हटाने की क्षमता भी रखती है। आई होप आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है या गुजारिश है आपसे मेरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पर आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिलने वाली है, मैं आपको काफ़ी नॉलेज दूंगा और आपको मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से पढ़ते हैं, कि किस तरह से याद करते हैं चीज़ों को। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी।